चलिए मिलकर प्रिपरेशन कर एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो मैं प्रीति तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पराशरण दाव 12th केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशन से है। नेक्स्ट टॉपिक अपना पराशरण दाव है। तो पिछले कई वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आगे का देखते हैं। तो पराशरण दाव क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पराशरण दाव से क्या तात्पर्य है, इसके निर्धारण की प्रयोगशाला विधि प्रायोगिक विधि को समझाइए। आज हम चित्र द्वारा देखेंगे कि पराशरण दाव उस बाह्य दाब के बराबर होता है। पराशरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो शुद्ध विलायक, विलायक मतलब जल या कोई भी चीज़ जिसमें कोई भी पदार्थ ना मिला हो, ठीक है ना। तो अभी मैं पिछले में आपको विलयन, विलायक और विलेय, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने समझाई है पिछले वीडियो में। तो आज मैं देखती हूँ कि पराशरण दाब उस बाहरी दाब के बराबर होता है, मतलब जो भी बाहर से दाब लगाया जाता है उसके बराबर होता है जो जो शुद्ध विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक दे। पराशरण दाब उस बाहरी दाब के बराबर होता है जो शुद्ध विलायक यानी पानी, शुद्ध विलायक या पानी के कणों को विलयन में जाने से रोक देता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पराशरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो पराशरण की क्रिया को रोक देता है। पराशरण की क्रिया क्या है कि जिसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। जल के कण अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। तो पराशरण दाब उस द्रव या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, पराशरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो पराशरण की क्रिया को रोक देता है। या हम इसको ऐसे भी बोलेंगे कि पराशरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। पराशरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से, जो विलयन है और विलायक, जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करता है। ये मान लिया हमने अर्धपारगम झिल्ली है, जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग करने पर उत्पन्न होता है। पराशरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। पराशरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखो 2-3 डेफिनेशन बन के आती हैं कि पराशरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो शुद्ध विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक दे। शुद्ध विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक दे, एक डेफिनेशन। सेकंड हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पराशरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो पराशरण की क्रिया को रोक देता है। पराशरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो पराशरण की क्रिया को रोक देता है, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2-3 डेफिनेशन बन के आती हैं कि पराशरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। पराशरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग करने पर उत्पन्न होता है। जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग करने से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। पराशरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। पराशरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना समझ में आया। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि पराशरण दाब के निर्धारण की बर्कले और हर्टले विधि। तो पराशरण दाब के निर्धारण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? 2 विधियाँ होती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पराशरण दाब के निर्धारण की बर्कले और हर्टले विधि को समझाइए। तो हम देखते हैं बर्कले क्या लिखेंगे कि पराशरण दाब के निर्धारण की बर्कले और हर्टले विधि। पराशरण दाब के निर्धारण की बर्कले और हर्टले विधि क्या है? तो इसमें हम देखते हैं कि पराशरण वही है
परासरण दाब के निर्धारण की ये जो बर्कले और हटले विधि है बहुत ही अच्छी है, सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में तांबे का एक सरंध्र पात्र लिया जाता है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम क्या देखेंगे कि चलो हम इसका आपको पहले इसका मैप बना के बता देते हैं कि किस तरह से ये बर्कले और हटले विधि काम करती है। तो इसमें तांबे का एक सरंध्र पात्र होता है। अब देखिए हम देखते हैं परासरण दाब के निर्धारण की बर्कले हार्टले विधि। तो इस विधि में मैं एक डायग्राम बनाती तो उसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैं आपको पहले से मैंने कॉपी पर ड्रॉ किया था, उसको मैंने लगा दिया है। तो इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो विधि है परासरण दाब के निर्धारण की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में क्या होता है, तांबे का एक पात्र होता है। तो अब मैं आपको देखिए बताती हूँ कि मैं आपको दूसरे कलर से समझाऊंगी, ठीक है ना। तो ये रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो चलिए, तो इस विधि के द्वारा क्या होता है, यह परासरण निर्धारण की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में तांबे का एक सरंध्र पात्र होता है। तो ये जो है ये तांबे का एक सरंध्र पात्र है होता है। इसमें छिद्रों से विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइड है। इसमें क्या है कि तांबे का एक पात्र होता है जिसमें जिसके छिद्रों में विद्युतीय विधि के द्वारा ये जो छिद्र हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो ये इसमें विद्युतीय विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड भरा होता है विद्युतीय विधि से। इसमें ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये, तो कॉपर फेरोसाइनाइड भरा होता है, ठीक है ना। चलता नहीं है, पेन ही नहीं चल रहा। कॉपर फेरोसाइनाइड भरा होता है। तो ये देखिए ये जो है ये आपका कॉपर फेरोसाइनाइड भरा हुआ है ये, ठीक है ना। ये जो आपका है ये कॉपर फेरोसाइनाइड भरा हुआ है इसमें। तो कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली लगा दी जाती है जो अर्धपारगम झिल्ली के समान। अब ये जो है ये जो है वो अर्धपारगम झिल्ली के समान काम करने लगेगी। ये लिखा हुआ है कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली, तो अर्धपारगम झिल्ली के समान काम करने लगती है। अब इस सरंध्र पात्र को क्या है, धातु के बेलनाकार सिलेंडर, ये जो है ये ये क्या है, ये धातु का बेलनाकार सिलेंडर है ये। अब इसको धातु के बेलनाकार सिलेंडर में रख देते हैं जिसमें वह विलयन भरा होता है जिसका परासरण दाब हमें ज्ञात करना होता है। अब देखो ये इसमें ये वो विलयन भरा होगा जिसमें हमें ये विलायक है तो ये दोनों बेलनाकार सिलेंडर हैं, उसमें हम वो विलयन भरेंगे जिसमें हमें जिसका परासरण दाब निर्धारण करना होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करेंगे कि बेलनाकार सिलेंडर में रख देते हैं जिसमें वह विलयन भरा होता है जिसका हमें परासरण दाब निर्धारण करना होता है। अब ये जो पात्र है, पात्र की एक तरफ कोशिका नली और दूसरी तरफ जल कुंड या आशा लगा देते हैं। अब ये जो पात्र है इसमें देखो ये हमने ये साइड तो हमने क्या लगा दी है, कोशिका नली, ये लिखा है कोशिका नली, और एक तरफ हम सरंध्र आशय लगा देते। ये हम इसमें शुद्ध जल भरेंगे तो ये क्या है, हमने एक साइड हमने आशय लगा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, जलकुंड या आशय भी बोलते हैं। तो एक साइड हमने केशिका नली लगा दी और एक केशिका नली लगा दी और एक साइड हमने आशय लगा दिया। अब क्या करेंगे, आशय के माध्यम से इसमें शुद्ध जल भरकर कोशिका नली में जल का प्राथमिक तल नोट कर लेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, आशय में हम शुद्ध जल भरेंगे और इसमें कोशिका भरेंगे और केशिका नली में जल का प्राथमिक। अब हम इसमें क्या करेंगे, शुद्ध जल भरेंगे तो ये जल क्या है, यहाँ से होता हुआ यहाँ से
केशकर नली यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अब केशकर नली में जैसे ही ये जल का तल ऊपर बढ़ेगा तो हम इसका प्राथमिक तल नोट कर लेंगे। जैसे ही जल भरेगा हम आशय से भरेंगे, इसमें यहाँ पर इसका प्राथमिक तल नोट कर लेंगे केशकर नली में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें कि जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी, अब हम क्या करेंगे, परासरण की क्रिया, इसमें हमने क्या भर दिया, शुद्ध जल भर दिया। ये केशकर नली में शुद्ध जल भरा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी तो सरंध्र पात्र से शुद्ध जल निकलकर विलयन में जाने लगेगा। अब क्या है कि अब ये जो सरंध्र पात्र है इसमें से जल निकलेगा। अब जल निकलेगा तो ये किस में जाने लगेगा, जल निकलकर विलयन में शुद्ध जल निकलकर विलयन में जाने लगेगा। कहाँ जाएगा, इसमें विलयन में जाने लगेगा। शुद्ध जल निकलेगा, इसमें विलयन में जाने लगेगा, जिसके फलस्वरूप केशकर नली में पानी का तल नीचे गिरने लगा। अब ये जल इसमें से निकल के यहाँ, तो ये केशकर नली यहाँ तक भरी हुई थी, ये शुद्ध जल गिरकर इसका तल नीचे गिर जाएगा, जिसके फलस्वरूप केशकर नली में पानी का तल नीचे गिरने लगेगा। अब पानी का तल क्या है, जब इसमें से केशकर नली से जल विलयन में जाएगा तो इसका तल नीचे गिर जाएगा। अब क्या करेंगे कि पिस्टन के द्वारा विलयन पर इतना दाब लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलयन में पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन ये लगा है, क्या लगा है, पिस्टन लगा है। तो अब पिस्टन के द्वारा हम इतना दाब लगाएंगे, ये क्या लगा हुआ है, पिस्टन। तो पिस्टन के द्वारा इसको हम इतना दाब लगाएंगे, दाब मापक यंत्र भी बोलते हैं, कि पिस्टन की तरह हम विलयन पर इतना दाब लगाएंगे कि पानी का तल गिरने से रुक जाए। अब ये पानी का तल माना यहाँ तक गिर गया है, तो इतना दाब लगाएंगे कि पानी का तल जो तल है पानी का तल गिरने से रुक जाए और केशकर नली में पानी का तल पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। अब पहले कितना था, ये प्रारंभिक तल था, अब पानी का तल गिर के इतना हो गया, तो इसको दाब जैसे ही हम इस पर लगाएंगे तो ये पानी का तल पुनः इसी पे आ जाएगा। कहाँ, प्राथमिक तल पर ही आ जाएगा। इसे दाब मापक यंत्र से नोट कर लेंगे। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दाब मापक यंत्र। तो दाब मापक यंत्र से इसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यही विलयन का परासरण दाब होता है। अब इसको प्रारंभिक तल पे और फिर ये लास्ट में आ जाएगा, इसका तल नीचे गिर जाएगा। फिर जब हम ये दाब लगाएंगे तो दाब पुनः ये केशकर नल पुनः प्रारंभिक दाब तक पहुंच जाएगी। अब इसे जो दाब लगाया है, जितना दाब लगाया है उसे हम दाब मापक यंत्र से ज्ञात कर लेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, विलयन का परासरण दाब कहते हैं। आपको इतना समझ में आया, चलिए क्लियर है। अब सबसे पहले क्या होता है कि इसमें हम पानी का तल आशय में जल भरेंगे तो ये जो केशकर नली से होकर केशकर नली तक ऊपर तल तक पानी भर जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसका तल प्रारंभिक तल कहलाएगा। अब क्या है कि जब ये प्रारंभिक तल है, क्रिया नोट कर लेंगे इसको हम। अब इस पर क्या है, जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी तो सरंध्र पात्र से जल निकलकर, ये जो जल है यहाँ से निकलकर विलयन में जाने लगेगा। ये विलयन में जाएगा जल, तो विलयन में जाएगा तो इसका तल जो है वो नीचे गिर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नीचे गिरेगा, गिरने लगता है। अब पिस्टन के द्वारा विलयन पर, अब ये जो पिस्टन है इसके द्वारा हम विलयन पर इतना दाब लगाएंगे कि ये जो जल विलयन में जा रहा है वो जाना रुक जाए। दाब बाहर से इतना दाब लगाएंगे पानी का तल गिरने से रुक जाए और कोशिका नली में पानी का तल जो गिर गया था रुक जाए और पुनः जितना था उतना ही रुक जाता है और कोशिका नली में पानी का तल पुनः प्रारंभिक अवस्था में पहले जितना था उतना ही प्राप्त कर लेगा। तो इसे दाब मापक यंत्र के द्वारा नोट कर लेते, यही विलयन का परासरण दाब कहलाता है। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या है, इससे कुछ लाभ भी होते, परासरण दाब के बर्कले विधि के कुछ लाभ भी हैं। इसमें क्या लाभ होंगे कि इस विधि से परासरण दाब के निर्धारण में बहुत कम समय लगता है। इस लाभ बता रही हूँ मैं आपको, क्या होगा लाभ, तो समय कम लगता है एक तो, और दूसरा क्या है, इस विधि में अर्धपारगम झिल्ली पर अर्धपारगम जो झिल्ली है ना, इस पर ये धातु का बेलनाकार सिलेंडर है, कॉपर फेरोसाइनाइड भरा हुआ है ना, तो ये अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करती है। तो
बहुत कम दाब लगता है, तो जिससे इसके रूट टूटने की संभावना भी कम हो जाती है। इस विधि में विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित, अब जो विलयन है, ये जो विलयन, इसकी सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। इस विधि के द्वारा उन विलयनों के परासरण दाब भी ज्ञात कर सकते हैं जिनके परासरण दाब उच्च होते हैं। इस विधि के द्वारा उन विलयनों के परासरण दाब भी ज्ञात कर सकते हैं जिनके परासरण दाब कैसे होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। तो ये तो आपकी थी परासरण दाब के निर्धारण की बर्कले हार्टले विधि। ये आपको समझ में आ गया इतना। तो आज चलिए, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परासरण दाब के परासरण दाब के नियम समझाऊंगी, या इसको एक बोलते हैं बार्नहॉफ के नियम, परासरण दाब से संबंधित बार्नहॉफ के नियम। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है और थोड़ा भी आपको समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ अच्छा या अलग कुछ करना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।